नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं हम, और आज है हमें मधुबनी ज़िला में। ये बेनीपट्टी इलाका है। हम बेनीपट्टी के लोहिया चौक के पास खड़े हैं। यहाँ पर तीसरे चरण में यानी 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। मुकाबला जो दो बड़े प्रत्याशी यहाँ आमने सामने हैं, भावना झा कांग्रेस की तरफ से और विनोद नारायण झा बीजेपी की तरफ से। विनोद नारायण झा 2010 से 2015 तक यहाँ विधायक रहे। 2015 में भावना झा ने तकरीबन 4074 वोटों से उन्हें हराया। उसके बाद विनोद नारायण झा को एमएलसी बना दिया गया, पीएचईडी मिनिस्टर बने और एक बार फिर इन दोनों के बीच मुकाबला है। तो भावना झा ने कैसा कामकाज किया, इस बार क्या चुनावी समीकरण है, किसके जीतने और हारने की उम्मीद लोगों को लगती है और इस इलाके की क्या दिक्कत परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। विकास, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आप स्थानीय स्तर पर पत्रकार भी हैं, है ना? बताइए कैसा, सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि कामकाज कैसा रहा भावना झा का विधायक के तौर पर? देखिए, विधायक के तौर पर जहाँ तक काम के आज की बात है, हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट भी किए हैं बहुत सारे देहाती एरियाओं में जा करके, तो लोगों में संतुष्टि है, बहुत हद तक नहीं लेकिन संतुष्टि है। और उस आधार पर कहीं ना कहीं काम उनका हुआ है। अपेक्षाकृत विनोद नारायण झा के 2010 से लेकर 2015 तक विनोद नारायण झा भी यहाँ के विधायक रहे हैं। 2015 से 20 तक भावना झा भी रही हैं। दोनों के कार्यकाल में सड़कों पर काम हुआ है और बाद बाकी जो समस्याएं थी बेनीपट्टी के लिए, जो चुनावी मुद्दे हुआ करती थी, जिसमें बेनीपट्टी में नगर पंचायत का दर्जा था, बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, विधानसभा है और यहाँ पर बिहार की एक तरह से कहें तो सबसे अधिक पंचायतों वाला प्रखंड है बेनीपट्टी प्रखंड। वहाँ पे 33 पंचायत है। इस पंचायत में पिछले 8 से 9 साल से महिला चिकित्सक नहीं है पीएचसी में। वहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र है, वो वहाँ विनोद नारायण झा जब विधायक बने थे उसी समय से यहाँ पे महिला चिकित्सक नहीं है। भावना झा विधायक बनी, महिला विधायक बनी, उनसे भी संभव नहीं हो सका कि यहाँ पे 10 साल में एक महिला चिकित्सक जी महिला चिकित्सक नहीं है। यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे आशाएं या बाकी जो महिला कर्मी होती हैं स्वास्थ्य, हाँ, वो लोग डिलीवरी करवाती हैं। और उसके अलावा बता दें कि विनोद जी मंत्री भी बने, विनोद नारायण जी मंत्री भी बने, हारने के बावजूद भी सरकार का हिस्सा हो रहे हैं, वो भी उसके बावजूद भी यहाँ पे महिला चिकित्सक पदस्थापना नहीं करवा सके, यहाँ पे नहीं ला सके। यहाँ की मुद्दों की अगर हम बात करें, नगर पंचायत का मैंने बात किया है। नगर पंचायत को लेकर के विनोद नारायण झा का साल में कम से कम 5 बार अखबार में स्टेटमेंट छपता है कि नगर पंचायत जल्द। वो इसलिए छपता है कि नगर पंचायत आज न कल तो बनना ही बनना है, बन जाएगा तो अखबार कटिंग दिखा करके दिखा देंगे कि भाई हाँ भाई साहब, हमने तो लिखा था अखबार में, मेरी क्रेडिट है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम मुद्दों की बात करें तो बेनीपट्टी में अतिक्रमण देख लीजिए। बेनीपट्टी ये थाना के पास अभी हम हैं, थाना से लेकर के ये लोहिया चौक का मिड है। ये लोहिया चौक पर अस्थायी बस पर आवे, यहाँ पर बस स्टैंड आज तक 10 साल में नहीं बना सके, ना विनोद नारायण झा बना सके, ना भावना झा यहाँ पे बस स्टैंड बनवा सके। उसके अलावा कटैया रोड का सड़क का निर्माण था, विनोद नारायण झा विधायक रह चुके थे, शिक्षा का हब था, उनसे सड़क बनाना संभव नहीं हुआ। भावना जी के टाइम में बना है, उनका क्रेडिट उनको जाना चाहिए था। उसके अलावा क्रेडिट यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या ये हुआ, विनोद नारायण झा 5 साल जो 2010 से 2015 तक निर्वाचित होकर के विधायक रहे, उनके कार्यकाल में समस्याओं का निदान नहीं हुआ। सड़कें बनी, चापाकल करवाए गए, सामुदायिक भवनें बनी, 4 दीवारी हुई, समस्या जो चुनावी मुद्दे हुआ करते थे उसका समाधान कहीं से नहीं हुआ। मतलब जो नगर पंचायत का दर्जा देना हुआ, कचरी चौक पुल, बेनीपट्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है कचरी चौक पुल। करीब 33 साल पहले बाढ़ में बह गया था, जो कि इससे करीब 5 से 7 किलोमीटर पहले धगजरी के पास है कचरी चौक पुल। वो कचरी चौक पुल 33 साल पहले समस्या थी, वो बह गया था, लोग पानी में अभी हर साल हेल रहे थे, उसको विनोद नारायण जी नहीं करवा सके। भावना जी ने अपने समय में करवाया है, समस्या का निदान विनोद नारायण नहीं करवा सके। उसके अलावा बेनीपट्टी में स्टेडियम निर्माण उनके कार्यकाल में नहीं हुआ, भावना जी के कार्यकाल में हुआ है। तो समस्याओं की जहाँ तक हम बात करें, विनोद नारायण झा समस्याओं के निदान में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। वो मंत्री थे, बाकी कामों की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते थे कि आप मंत्री बने, सरकार का हिस्सा बने, तो आपको कम से कम बेनीपट्टी पीएचसी में महिला चिकित्सक की पदस्थापना यहाँ पे करवानी चाहिए थी, जिसमें वो सफल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे नाराजगी है उनके प्रति। लेकिन परिणाम की जहाँ तक बात करें कि चुनावी परिणाम क्या होगा नहीं होगा, वो निर्भर करता है आने वाले समय। अभी 10 से 12 दिन अभी चुनाव में उससे अधिक समय बचा हुआ है, सभी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि 2015 में जब वो हारे हैं तो उनका 20,000 अधिक वोट आया था 2010 की अपेक्षा।
2010 में जितने वोट ला करके वो जीते थे उससे अधिक उनको 20,000 अधिक वोट 2015 में आया। लेकिन उसके बावजूद भी आज की 2020 की स्थिति में विनोद नारायण झा की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो आसानी से बेनीपट्टी सीट जीतने जा रहे हैं। उनके पास चुनौतियां बहुत सारे हैं जिसका उनको निराकरण जल्द से जल्द करना पड़ेगा। हारने हार के का भी बाद सामना करना भी पड़ सकता है। 2015 में हारे, लेकिन फिर दोबारा पार्टी ने टिकट दिया, भरोसा दिखाया। क्या वजह हो सकती है? क्या देखिए, यहाँ पे लोकप्रिय है? पार्टी ने थाली परोस करके उनको टिकट नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि थाली परोस करके टिकट दिया कि विनोद जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने टिकट को हासिल किया है। यहाँ पे बीजेपी के जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर टिकट के दावेदार थे, विनोद नारायण जी भी दावेदार थे। तो घनश्याम ठाकुर जी को उत्तरी पहने हुए थे, उनके पिताजी का निधन हुआ था। पिता के निधन के अगले दिन भूपेंद्र यादव बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तमाम उनको दिल्ली तलब करते हैं। वो उत्तरी पहन करके दिल्ली जाते हैं, लेकिन उनको बोला जाता है कि आप इस बार नहीं लड़ रहे हैं, विनोद जी को दिया जाता है टिकट। तो इतना आसानी से विनोद जी को टिकट परोसा नहीं किया है कि पार्टी ने फिर से उन्हें विश्वास दिलाया है। विनोद नारायण जी बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी में शीर्ष स्तर पे बिहार में कहीं ना कहीं वो अपना कदम उनका ऊंचा है। हारने के बाद भी एमएलसी बना दिए जाते हैं, उनके मांग को माना गया है, वो बड़े नेता हैं। पार्टी ने उनको ये नहीं, वापस दोहराऊं, पार्टी ने थाल बिछा करके उनको स्वागत नहीं किया कि आप चुनाव लड़िए। बड़ा कद है उनका, मंत्री थे, पहले विधायक रह चुके हैं, प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, पार्टी के स्टैंड को मजबूती से रखना जानते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं पार्टी ने क्योंकि उनका एमएलसी का टर्म भी बचा हुआ था, एमएलसी का भी 1 साल का बचा हुआ था, पार्टी ने उन्होंने मांग की, दबाव भी कह सकते हैं, दबाव भी बनाया जिसका उनको फायदा मिला है, वो चुनाव में आए हैं। और वही स्थिति है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करता हूँ, ये फैक्ट है कि 2015 में जब विनोद नारायण जी नॉमिनेशन करने के लिए निकले थे तो बेनीपट्टी के यहाँ पे लोहिया चौक से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक पूरा रोड जाम था, कहीं पे लोग नहीं मिल रहे थे, पूरा भरा हुआ था। और 2020 का नॉमिनेशन में जब रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद भाषण दे रहे थे, पीक टाइम था नॉमिनेशन के बाद नामांकन सभा का, उस समय में गिन करके 500 मुंडी उनके सभा में नहीं था। 500 भी नहीं था। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आया वो भी मैं बता देता हूँ। मंत्री बनने के बाद गाड़ी से बहुत कम उतरे हैं, मंत्री बनने के बाद ये गाड़ी से बहुत कम उतरे हैं। पब्लिक आपको अपना मानती है, बाहर से आकर के ये चुनाव लड़े, यहाँ के लोगों ने उनको सम्मान दिया, अभी भी सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि बेनीपट्टी का कहीं ना कहीं अगर नाम है तो विनोद नारायण झा को भी लेकर के भी प्रदेश में नाम है, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं। लेकिन लोगों का जो आरोप है, मेरा नहीं, लोगों का जो आरोप है कि मंत्री बनने के बाद वो गाड़ी से बहुत कम उतरे हैं, जिसके कारण लोगों में एक डिस्टेंस बन गया, दूरी बन गया, वो सरोकार नहीं रखा, सरोकार नहीं रखा, अपनापन वो खत्म हो गया। वो ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे स्थानीय, या देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है। भावना झा यहाँ पे स्थानीय नहीं है, विनोद नारायण झा भी स्थानीय नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो गृह क्षेत्र है ना वो बेनीपट्टी से बाहर है, तो स्थानीय बाहरी का मुद्दा है। विनोद नारायण झा खुद को स्थानीय साबित करने के लिए कहते हैं कि हमने यहाँ पे जमीन ले लिया, यहाँ पे घर बनवा लिया और हमारी इच्छा है कि हमारी अर्थी यहाँ से उठे। स्थानीय साबित करने का ये उनका ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारी अर्थी यहाँ हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हमारी इच्छा है कि हमारी अर्थी यहाँ से उठे, यह स्थानीय साबित करने के लिए सबसे बड़ा दाव कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो इनकी इच्छा रहे ना रहे, उनकी अर्थी यहाँ से उठनी ही उठनी है, तो भाई आपसे बेहतर दूसरे को क्यों नहीं हम चुनेंगे। यहाँ पे विकल्प के तौर पर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी बेहतरी को यहाँ पे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद नारायण झा के पास भी मौका है, क्योंकि अगर मानी एनडी की सरकार बन जाती है बिहार में और विनोद नारायण जी अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो स्वाभाविक है बेनीपट्टी क्षेत्र का फायदा होगा। लेकिन आप में लोग कैसे विश्वास करें, आप पर लोग कैसे विश्वास करें, आप बताइए। बेनीपट्टी में बोलते हैं हम जमीन ले लिए, बेनीपट्टी में हम घर बना लिया, बेनीपट्टी का स्थानीय हो गए, और यही खुद कहते हैं कि हमने अपने प्रयास से पंडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया। अरे भाई साहब, बेनीपट्टी में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देता ना। बेनीपट्टी हर साल बाढ़ में डूबता है, हर बेनीपट्टी का कोई भी आप इंटीरियर एरिया जाइएगा हर साल बाढ़ आता है, नहीं तो सुखाड़ से परेशान हो रहे हैं। फायदा क्या हो रहा है हम लोग को। यहाँ पे आप सड़कों की बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी सड़क है कहीं पे किनारे अतिक्रमण ना बस स्टैंड है, नगर पंचायत है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिम्मेवार और जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं को, यहाँ के पूर्व विधायकों को, वर्तमान मंत्री जो विनोद नारायण झा थे उनको, भावना झा को, सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। समस्याओं पे निदान करें, नहीं निदान करेंगे तो भाई जनता है, फैसला हम लोग करेंगे। ये जब भी चुनाव आता है, हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से मुद्दे हमको दिखते हैं। छोटे, आप बृहद स्केल पर देखें, बड़े स्केल पर तो वो छोटे मुद्दे नज़र आते हैं, बेशक वो स्थानीय पब्लिक के लिए बड़े मुद्दे हैं। जैसे मेरे घर तक पक्की गली आई कि नहीं आई, मेरे घर तक पक्के वो नाली बनी कि नहीं बनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है कि नहीं है, दवाई है कि नहीं है। इतने साल हो गए हैं, अभी तक वही मुद्दे हैं। मतलब आप जीवन स्तर में सुधार की बात करें, बड़े स्केल के
पर कोई रोजगार की बात करे, वो बातें तो होती ही नहीं है। यहाँ पे समस्या फैक्ट ये है कि आप यहाँ पे जो भीड़ भी जमा हुई है ना, आप किसी को अगर आप अपने पूछिए कि आप अगर मैं विधायक हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बेनीपट्टी क्षेत्र के लिए क्या क्या चाहिए, तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बोलेंगे सड़क, शौचालय, चापाकल, वृद्धावास, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास। उसके अलावा उनको एक्सपेक्टेशन है ही नहीं यहाँ पर कि एक छोटा लघु कुटीर उद्योग भी मेरे गाँव में खुल सकता है, जिससे कम से कम 10-25 महिलाएं, हमारी माँ बहनें भी उससे मतलब उपकृत हो सकती हैं। एक्सपेक्टेशन लोग मतलब उम्मीद ही नहीं है, ज्यादा मांगे ही नहीं करते। यहाँ पे ये लोग उम्मीद ही नहीं करते हैं कि बेनीपट्टी जैसे इंटीरियर एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल सकता है, मेडिकल कॉलेज भी खुल सकता है। जब उनके दिमाग में सोच आएगी तब वो अपने विधायक या सांसद से मांग करेंगे। ये सोच को यहाँ के विधायकों ने, यहाँ के सांसदों ने, यहाँ के नेताओं ने मतलब दबा करके रख दिया है। वो सोचने नहीं दे रहे हैं कि आपके गाँव में और कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपल सा छोटा से बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी पब्लिक आप बैठ लीजिए, उनसे पूछिए आपको अपने विधायक से क्या उम्मीदें हैं, तो बस वो सड़क, शौचालय, चापाकल में उलझ के रह जाएंगे। उसके अलावा वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये चाहिए कि बाढ़ आ गया है ना, बाढ़ उनका घर डूबा ना डूबा, उनका 600 रुपये या 6000 जो राहत रहा है उसका मिल जाना चाहिए, सरकार अच्छी है। यही उनका भी सोचे। जनता की भी गलती है, जनता उम्मीद नहीं कर पाती है, जनता सवाल नहीं करती है। आज के डेट में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इतनी समस्याएं गिना रहा हूँ, मैं विनोद दनाई झा को दोषी बता रहा हूँ, मैं भावना झा को दोषी बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अगर वही नेता अगर मेरे घर पे अभी चले जाए ना, तो मेरे घर के परिवार के लोग अच्छे से स्वागत करने के लिए बैठ जाएंगे। अगल बगल के लोग आइए आइए स्वागत है, वो खुश हो जाएंगे मेरे घर पे नेताजी आ गए। लेकिन आपको होना चाहिए कि वहाँ पे सवाल पहले हम उनसे पूछें कि आप मेरे बेटे के लिए, आप मेरी बेटी के लिए रोजगार के लिए क्या विकल्प यहाँ पे सोच रहे हैं। 5 हम बोलते मंत्री बन करके ये तो सदन में पहुंचे, MLC बन करके सदन में विनोद दनाई जी भी पहुंचे हैं, भावना जी भी सदन में पहुंची है। यहाँ की समस्याओं को वो उठाए होंगे, सड़क की समस्या उठाए होंगे, पुल की समस्या उठाए होंगे, लेकिन आज तक बता दें कि रोजगार की समस्या कोई भावना झा उठाए होंगे या विनोद दनाई झा उठाए होंगे, कोई नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बेनीपट्टी के पब्लिक को रोजगार से मतलब नहीं है, बेनीपट्टी के पब्लिक को इंजीनियरिंग कॉलेज से मतलब नहीं है, बेनीपट्टी के पब्लिक अगर हम इस गाँव के हैं तो हमको इस गाँव का सड़क से मतलब है, उस गाँव के शौचालय से मतलब है। इसी में उलझा करके रख दिया गया है। देखिए लोग जागेंगे, जल्दी जागेंगे, उम्मीद है। आपके पड़ोसी ज़िला है दरभंगा, वहाँ पर एम्स की घोषणा हुई है, एयरपोर्ट बन गया। इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग को फ़ायदा मिलने वाला है उससे? एक चीज़ बताइए, एयरपोर्ट और एम्स बना दरभंगा में, यहाँ पर बेनीपट्टी में हमारा बस स्टैंड रुका हुआ है 10 साल 15 साल से अधिक से। रोड पे यहाँ पे गाड़ी लग रही है, वो बस स्टैंड नहीं बनवा सके हमारे विनोद दनाई झा और भावना झा। एम्स की बात कर रहे हैं, बेनीपट्टी में महिला चिकित्सक नहीं है, हम एम्स में पहले कहाँ जाएंगे जी? हमारी माँ बहने का यहाँ पे डिलीवरी पुरुष डॉक्टर करेगा? ये दुर्भाग्य है कि नहीं? इस पे शर्म नहीं आती है विनोद दनाई झा को? शर्म नहीं आती है भावना झा को? उनको सोचना चाहिए ना भाई। महिला विधायक हैं आप, महिला विधायक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि महिला चिकित्सक यहाँ पे पदस्थापना करवाएं। मंत्री जी को भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि आप विधायक भी रहे। अगर विधायक के टाइम में आप ये कहते कि भाई हम मंत्री नहीं हैं, सरकार का हिस्सा नहीं है, अरे भाई आप मंत्री बन गए ना, अब सरकार का हिस्सा बन गए ना, आपकी उतनी कुव्वत या हैसियत नहीं थी सरकार में कि महिला चिकित्सक यहाँ पे ले आते, तो आप स्वीकार कीजिए कि आप निकम्मे हैं, आपकी सरकार निकम्मी है। अगर नहीं स्वीकार करते और बेनीपट्टी का स्थानीय बेटा है और बेनीपट्टी में घर बना लिए तो आइए हमारे साथ धरना और अनशन कीजिए। सरकार के खिलाफ हम बैठते हैं, हमारी जनता बैठेगी और आप भी बैठिए, विधायक भी बैठे, सांसद भी बैठे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम ये लोग किए हैं। देखिए जीत हार वही होगा, जीतेगा। 2 ध्रुवीय समीकरण है बेनीपट्टी में, बीजेपी और कांग्रेस का निर्दलीय कुछ अच्छे उम्मीदवार। 25% ब्राह्मण है, फिर यादव हैं, ब्राह्मण और यादव बाहुल्य ये बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र है। ब्राह्मण और भूमिहार की बात कर रहे हैं तो उनकी संख्या अधिक है, उससे कुछ कम यादवों की है, बाद बाकी और जात और धर्मों के लोग हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही कि भावना बनाम विनोद दनाई झा की लड़ाई रही है, इस बार भी है, लेकिन निर्दलीय कुछ उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, तो वो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि पार्टी से विमुख होकर के हुआ आए हैं, तो ऐसे लोग हैं जो निर्णय को बदल भी सकते हैं। ये बताइए, अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे बीजेपी की तरफ से एंड नीतीश कुमार, ये सब सरकारी नौकरियों का आश्वासन दे रहे हैं। कोई कह रहा है 10 लाख, कोई कह रहा है 19 लाख। तो ये जो डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स है, जो नेताओं के भाषण हैं, उनके वायदे हैं, उनमें जो सरकारी नौकरियों की एंट्री है, इससे खुश हैं? कोई उम्मीद बंधी है? एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है,
सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी लोग इसलिए चुनना पसंद करते हैं, खासकर जनता, कि आराम की नौकरी हमको मिलेगी, एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी सरकारी नौकरी को लेकर, जो यहाँ की लोकल माइंडसेट है। लेकिन कई सारी भर्तियाँ हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, चाहे बीपीएससी की बहाली हो, चाहे एसएससी की बहाली हो, सब में बड़े स्तर पर घोटाला है। और करप्शन का जो मेन कारण है, कहीं ना कहीं करप्शन हर लेवल पर है। आप छोटे लेवल से देखें, चाहे एक सिलने वाले से लेके बड़े अधिकारी तक, कहीं ना कहीं करप्शन है। अब गवर्नमेंट वादा कर रही है तो अब देखते हैं कि कहाँ तक खरा उतरती है। महागठबंधन तेजस्वी सरकार वादा कर रही है, तो अब देखना होगा कि कहाँ तक दे पाते हैं लोग। क्या लगता है इस पे अमल होता है? सरकार बनने के बाद ये चीज़ें याद रखी जाती हैं? आप लोग जब जैसे सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र लेकर आती हैं चुनाव से पहले, फिर उसके बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, कभी क्या आप युवा हैं, है ना, तो पढ़े लिखे हैं, कभी क्या मिलान करते हैं कि वायदा ये किया था, वायदे पे अमल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस चीज़ को आप मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखिए। मध्य प्रदेश में जब सरकार बन रही थी तो कर्ज माफ़ी की बात हुई, कर्ज माफ़ी के आधार पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कर्ज माफ़ी हुई? नहीं हुई। कमलनाथ जी की सरकार भी चली गई, जो भी खेल बेल हुआ। तो चुनाव में सरकार आने से पहले तरह तरह का लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट एकदम नहीं हो पाता है। बस सरकार, जनता क्या करती है जब इम्प्लीमेंट नहीं होता? तो जनता जब अगली बार वोट देने जाती है तब किस माइंडसेट के साथ जाती है? वो क्या करती है? खास वो सवाल नहीं करती। जनता की बात करेंगे तो देखिए, जनता जात के नाम पर यहाँ वोट करती है, जनता शराब पीकर वोट करती है। और कहीं ना कहीं ये मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि लोग कहते हैं नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन जनता भ्रष्ट है, जनता करप्ट है। और कहीं ना कहीं नेता या अधिकारी जो भी हैं वो जनता से ही बाहर आ रहे हैं, तो करप्ट जनता है, इसी कारण नेता भ्रष्ट हैं। और कल हम बाबू बरही इलाके में गए थे, वहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जिस इंसान को वो नमक भात खा रहा है, ठीक है, उसके घर में उसे खाना नहीं मिल रहा, टूटी फूटी है, बरसात होती है, उसका घर टपकता है, कच्चा घर है, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो कह रहे थे अगर कोई नेता, पार्टी, कैंडिडेट उसको एक कप चाय भी पिला देता है ना, तो वो जाके उसको वोट दे आता है। कि एक कप चाय, वो बता रहे थे कि 5 रुपये और 10 रुपये में भी वोट बिक जाते हैं। आप बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? बाबू बरही में हमें लोगों ने बताया कि 5 रुपया भी है, तो हमने बोला 5 रुपया पे, तो बोले अरे उनको पता है कि नेता बनने के बाद, चुने जाने के बाद, जीत जाने के बाद तो कुछ नहीं मिलना है, तो अभी एक कप चाय भी मिल रहा है तो वो बहुत है, कुछ तो हाथ आ रहा है। देखिए, चुनाव से एक शाम पहले, जैसे कल वोटिंग है तो आज शाम माहौल बनता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या बिहार स्तर विधानसभा चुनाव हो, एक शाम पहले माहौल बनता है। शराब पार्टी होती है, मुर्गा पार्टी होती है, लोग वोट गिराने चले जाते हैं। ये तो वोटिंग की बात हुई, फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो जो कार्यकर्ता नेताओं के पीछे घूमते हैं चुनाव से पहले तक, वो भी 2 समोसे पर, 3 समोसे पर जो बेरोजगार युवा हैं, उनकी रोजी सिर्फ यही है कि नेताजी 2 समोसा खिला देंगे, शाम में चाय नाश्ता हो जाएगा, उसी पर नेताजी के साथ भरसाम घूमते हैं। बस इतने पे। आपने बाबू बरही की बात की, उसका घर टपक रहा है, सरकारी योजना है कि उसको इंदिरा आवास मिलना है, उसको शौचालय योजना मिलना है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना है, लेकिन उससे आप जब पूछी होंगी तो उसको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला, तो उसने सीधा कहा होगा कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, जैसे नेता क्वारंटीन में रहने के बोले कि 1800 रुपये 1700 रुपये मिल रहे थे, सरकारी अधिकारी जिसने कागज़ वागज़ फाइल पास की, उसने कहा 1000 रुपया दो, नहीं तो लिस्ट से नाम काट देते हैं, तो उसको मिला 700, और जो अधिकारी था उसने रखे, या जो भी प्रशासन के लेवल पर था उसने रखे 1000 रुपये। तो बंटवारा तो ऐसा चल रहा है। हर योजना में इसी तरह की हाल है। अब सरकार एक किसानों के, गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज रही है, सीधे पैसे आते हैं, बावजूद लोग अकाउंट से पैसे निकाल नहीं पाते हैं, और उनमें भी अधिकारी जो लोकल स्तर पे अधिकारी हों या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, वो पैसा खा लेते हैं। मैंने इंदिरा आवास योजना की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, शौचालय योजना कमीशन, यहाँ पर जितने भी आदमी का पूछ लीजिए, किसी को भी रेंडमली किसी से पूछिए कि शौचालय वाला लगभग में मोस्ट ऑफ लोगों को ये फ़ायदा मिला है, लेकिन उसमें 2000 कमीशन बंधा हुआ है, 2000 कमीशन बंधा हुआ है। और वह 2000 कमीशन बंधा हुआ है, ना बेनीपट्टी के प्रखंड प्रमुख को इससे मतलब है, ना हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को इससे मतलब है, ना हमारे विधायक को मतलब है, ना हमारे मंत्री को मतलब है, ना हमारे किसी नेता को मतलब नहीं है। पब्लिक दे भी रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि भाई 2000 देने से कुछ तो आ रहा है। इंदिरा आवास का अगर 5% रुपया अगर कमीशन वीडियो ले रहा है, या कोई भी एक्स बजट कोई भी पदाधिकारी ले रहा है, कहीं का भी ले रहा है, हमको बाकी तो फायदा मिल रहा है, पब्लिक यही सोच रही है। तो ये खुला खेल है कि मतलब सबको पता है कि ऐसा पैसा एकदम खुला खेल है, एकदम आपका नाम? खुला खेल है।
मोहम्मद ज़ियाउल्लाह बेनीपट्टी घर हुआ है ना। तो ये आप सवाल पूछे, क्या पूछना है आप? नहीं, यही पूछ रही थी कि क्या ये खुला खेल है कि आपको भी पता है, वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, सब हाँ कह रहे हैं, तो ये सब हो रहा है खुले में। चाहे वो वार्ड मेंबर हो, वार्ड सचिव हो, है ना, उसके बाद आपको मुखिया हो, है ना, उसके बाद आपको समिति हो, प्रमुख हो, जितने भी हो, किसी का नाम लेके नहीं कर बिना पैसा है कोई भी काम नहीं करता। काम नहीं होती। बिना पैसा है कोई भी काम नहीं। बिना घूस का कोई काम ही नहीं यहाँ होता है। किस किस आपने कभी रिश्वत दी है? कभी आपको रिश्वत देनी पड़ी है? ना, हम लोग नहीं दिए हैं। आप में से किसी को ईमानदारी से बताइए, क्या रिश्वत देनी पड़ी है अपना कोई काम करवाने के लिए? आज से 3 मास पहले जो है एक फॉर्म भरने के लिए बच्ची का, हम अपने बच्ची का जो है आवासीय निकालने के लिए गए थे, तो उसमें तत्काल वाला जो होता है उसमें हम भर करके दिए, बोला 21 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा। 4 रोज हम दौड़े, 5वां रोज 50 रुपया दिए ना, बस उसी में काम हो गया। वार्ड मेंबर होते हुए वार्ड मेंबर हम नहीं है बाबू, ठीक है। कुल मिलाकर फैक्ट यही है कि 50 रुपया देना पड़ा, काम हो गया। अरस्तु ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, और एक्चुअल में जो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ बात चलती है, लोकतंत्र है ही नहीं, लूटतंत्र है। जिसको जितना लूटना है लोग लूटते हैं और जनता मूर्ख है। जो अरस्तु कही थी कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, जाहिर सी बात है कि किसी लोगों को जोड़ कर तोड़ कर शासन किया जाता है। अंग्रेज शासन किया हमारे ऊपर 200 साल तक, तो फूट डालो राज करो, वही फूट डालो राज करो आज के डेट में भी है। जात के आधार पर समाज को बांटकर, धर्म के आधार पर समाज को बांटकर, चाहे किसी भी दल के लोग हों। हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद स्वतंत्र है। किसी भी पार्टी की विचारधारा से होकर हमारी राष्ट्रवाद नहीं गुजरती है। क्या है राष्ट्रवाद आपकी नज़र में? क्या है राष्ट्रवाद की शुरुआत स्वयं से होती है और राष्ट्र तक जाती है। यदि मेरा पहला राष्ट्रवाद मेरे घर से है कि मेरे घर की जो हित की चीज़ें होंगी उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। घर से बाहर निकलते हैं तो समाज, अपना टोला मोहल्ला, गांव, राज्य होते हुए देश तक जाती है। ये मूल राष्ट्रवाद है। लेकिन हम लोगों के खासकर मेरे निजी तौर के राष्ट्रवाद में कहीं पार्टीवाद नहीं आती है। लेकिन जो भी पार्टियों की स्थिति है, पार्टी भाई फूट डालो राज करो की नीति है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, विधानसभा में जाएं, तो कहीं हिंदू मोबिलाइजेशन है, कहीं हिंदुओं से बाइट लीजिएगा तो कहिएगा मुसलमानों से खतरा है, मुसलमान कहेंगे हिंदुओं से खतरा है। हिंदू की बात करिएगा तो पासवान कहेंगे कि यादव से खतरा है, यादव कहेंगे ब्राह्मण से खतरा है। तो ये खतरा है कहीं से किसी को नहीं। मेन खतरा ये है कि इन नेताओं ने फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर हमको बांट कर रखा है। और ये बिहार की जनता इतनी मुर्दा कौम है जो पिछले 30 साल में 2 नेता नहीं पैदा कर सकी है। लालू यादव और नीतीश कुमार जो भी हैं जात के नाम पर हैं। और इस वर्तमान 2020 विधानसभा की बात करें तो जितने भी नेता हैं, चाहे वो महागठबंधन के तेजस्वी यादव हों, चिराग पासवान हो, जो भी हों, कहीं ना कहीं वो कुछ और बनना चाहते थे। चिराग पासवान अभिनेता बनना चाहते थे, तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। तो एक पिताजी की बनाई हुई विरासत थी, तो उसमें आकर अब खुद को ला रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ने एक नेता पिछले 30 साल में पैदा नहीं किया है। तो जो नेता पैदा हुए थे लालू यादव, नीतीश कुमार, वही चल रहे हैं। और वो नेता पैदा हुए थे जात के आधार पर। देखिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए यहाँ पर, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा अगर आप बात करेंगे आप, तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये डालती है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम कोरोना की वैक्सीन फ्री में देंगे। ये कितना व्यवहारिक है, कितना बेवकूफ़ी भरा बात है कि मतलब सरकार बनाएंगे तभी आप हमको फ्री में देंगे, और नहीं अगर आपको सरकार बनाएंगे लगता है हमको पैसा लग जाएगा। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अखबार में ये बयान छपता है कि भारत के बॉर्डर में 300 से अधिक आतंकवादी घुसने वाले हैं, इसलिए एनडीए को वोट दें। भाई साहब, भारत पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर छोड़िए, पहले हमारा बेनीपट्टी का बॉर्डर वो सुरक्षित हो तब ना हम बाहर जाएंगे। भाई जहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, यहाँ पे रविशंकर प्रसाद, हमको याद है कि आपको बताते हैं, रविशंकर प्रसाद यहाँ पे आते हैं। 19 अक्टूबर को आए थे यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार विनोद नारायण जी के नॉमिनेशन में। हमारे पास वीडियो है, कहिएगा तो हम प्ले करके आपको दिखा देंगे। वहाँ पे वो भाषण दे रहे थे, 4:30 बजे का समय था शाम का, मेरे पास वीडियो है। और वो अपने भीड़, स्वाभाविक है कि मोबाइल आज के डेट में कोई भी भाषण देता है तो मोबाइल लेकर के सब रिकॉर्डिंग करने लगता है। रविशंकर प्रसाद IT मिनिस्टर है भारत सरकार के, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, एडवोकेट हैं। वो कहते हैं वाह कितना बड़ा, कितनी खुशी की बात है, तमाम युवा मोबाइल चला रहे हैं, कौन कौन फेसबुक चलाता है, तो सब हाथ उठा दिया, हाँ सर, हम सर, हम सर, हम सर। तो कहते हैं रविशंकर प्रसाद कीप इट अप, कीप इट अप। लेकिन रविशंकर प्रसाद ये नहीं कहते कि किन किन के हाथ में रोजगार है। वो कहते हैं ना
कितने के हाथ में रोजगार है, और वो कहते हैं कि फेसबुक चलाते हो ना तो सबको पता है। हाँ, लेकिन वो ये नहीं पूछते हैं कि अपना सुखी संपन्न परिवार चलाते हो कि नहीं, ये नहीं पूछते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि मतलब पब्लिक को एंगेज कर लेना है, हंसा के ठटा करके। नाम कृपाल यादव आते हैं, लालू यादव वाला स्टाइल है कर रहे थे। अरे भाई, पब्लिक को आप एंटरटेन, कॉमेडी सर्कस चल रहा है, कॉमेडी सर्कस तो नहीं चल रहा है। पब्लिक बेवकूफ़ तो नहीं जो आपको सुनने के लिए आई होगी। हो सकता है उसमें 300 बीजेपी के कार्यकर्ता आए होंगे जो कुछ भी बोलेंगे सुन लेंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग वहाँ पे जो गए थे वो अपने नेता का भाषण सुनने के लिए गए थे। राम कृपाल यादव जी मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, वो क्या बोलते हैं वहाँ करके कॉमेडी करके आप निकल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इतने वेल एजुकेटेड मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं कि फेसबुक चला रहे हो, कीप इट अप। दुर्भाग्य है ये। वो ये नहीं कहते हैं कि रोजगार कितने के हाथ में है, कितना आदमी सुखी संपन्न परिवार चलाता है। तो पब्लिक को सिंपल सी बात समझिए, मोदी और राम वाला जो स्थिति था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पब्लिक अब परेशान हो रही है, इसलिए परेशान हो रही है कि 2014 में जो आदमी वोटर था, जो यूथ वोटर था 18 साल 19 साल 20 साल का, आज के डेट में वो 25 साल 26 साल में पहुंच गया है। उस पर एक जिम्मेदारी आ गई है परिवार को। जब हम भी उस समय में थे, जब मोदी का स्टार्ट हुआ 2014 का सीजन, हम लोग नए थे, युवा थे। अब हम पे जिम्मेदारी आ गई है परिवार चलाने की। अब हम सोच रहे हैं ना भाई, हम कैसे करें, खुद को कैसे डेवलप करें, खुद को कैसे रोजगार में करें। विकल्प ही नहीं मिल रहा है। उस विकल्प नहीं मिलने को लेकर के भुना रहे। अखबार का कोई भी पन्ना पलट लीजिए, हर दिन आपको चीन पाकिस्तान मिल रहा है, बॉर्डर पर मिल रहा है, भारत का जमान मिल रहा है। अरे भाई, रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? अब बताइए कितना बेवकूफ़ी भरी बात है। सुशील मोदी ये कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ, आप ललन टॉप के इंटरव्यू में सुशील मोदी ये कहते हैं कि बिहार के लोग आनंद करने के लिए जाते हैं बाहर, रोजगार करने के लिए नहीं जाते हैं, मतलब आनंदित होकर के जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। वो तेजस्वी यादव के 9 लाख वाले रोजगार वादे पर उनको मजाक उड़ाते हैं तेजस्वी यादव का, कि कैसे देगा 9 लाख रोजगार, 9वां फेल है, सॉरी 10 लाख रोजगार, 9वां फेल है, मुर्खाहा है, फलना चला, बहुत कुछ कहते हैं। और अपना ही मैनिफेस्टो में फिर 19 लाख रोजगार की बात करते हैं। या तो पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या वो खुद बेवकूफ़ है, या तो पब्लिक को समझ रहे हैं बेवकूफ़, या वो खुद बेवकूफ़ है। देखिए, बताते हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी है। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। सबका अपना अपना एजेंडा होता है, अपना एजेंडा लेकर के आप आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो पिछले 5 साल में सबसे अधिक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। मैं कभी किस तरह मैं पहली बार, अभी तक मैं वोट कास्ट नहीं किया हूँ। MLC का वोट 3 दिन पहले मैंने कास्ट किया है, किसी पार्टी को मैंने वोट नहीं दिया है। लेकिन राहुल गांधी और मोदी के अपेक्षाकृत मैं मोदी का समर्थक हूँ। लेकिन मैं एक पत्रकार भी हूँ, प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ, वोटर नहीं कह सकता हूँ। मैं वोटर नहीं, हाँ, प्रशंसक कह सकते हैं, समर्थक कह सकते हैं। लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा, या भविष्य में लोग जब किताब लिखेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि ये जो टर्म चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, पब्लिक को अगर बरगलाने का कोशिश कोई किया है तो बीजेपी किया है। कांग्रेस से लोग त्रस्त थे, अभी भी त्रस्त हैं। कांग्रेस के शासनकाल से लोग परेशान थे, लेकिन कांग्रेस का अपेक्षाकृत बीजेपी ने क्या कर दिया है? बीजेपी ने क्या कर दिया है? हम थे धोई घाट इलाके में, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है एक इलाका। वहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे, रोज़गार की बात गिनाई, कहा कि लॉकडाउन था, धंधा बैठ गया, काम, लोगों की जेब में पैसा नहीं है कि कुछ खरीदें, बाज़ार हाट जाएं। फिर बोले कि ठीक है, लेकिन हम मोदी जी से खुश हैं। तो पूछा क्यों, किस बात पर, क्या क्या किया? तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर वाला, कि चीन को वो कर दिया, पाकिस्तान पे नकेल कस दी, ट्रिपल तलाक ले आए, है ना, और कश्मीर में धारा 370 हटा दी। तो उस बात जितना भी मुद्दा है ना, धारा 370 हो या 3 तलाक का मुद्दा हो, या अभी सिविल कोड वाला मुद्दा आ रहा है, ये जो मुद्दे हैं ना, ये 1 साल पहले तक पब्लिक को पता ही नहीं था कि होता भी है या होगा भी है, ये चीज़ है भी है। बीजेपी उखाड़ को लाई है पब्लिक को। अभी देखिए, बीजेपी से थोड़ा लोग नाराज चल रहे हैं। जैसे सिविल कोड का मुद्दा उठेगा फिर हो जाएगा, बीजेपी के साथ आना शुरू हो जाएगा, लोगों का समर्थन सोशल मीडिया पर सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। आप जो ये बात बता रही थी कि राम मंदिर हुआ या ये चीज़, इसका मैं पीछे एक बार लेना चाह रहा हूँ। हमारी जो सोच कहती है कि जब राम मंदिर का आंदोलन स्टार्ट किया था आडवाणी जी, उस समय में जिन बच्चों का उम्र 5 साल 10 साल या 7 साल रहा होगा, जो सोचने का शुरुआत किए होंगे, उनके दिमाग में एक बीज बोया गया राम मंदिर, ठीक है। जब वो जवान हो गए, जब वोट करने की उनकी उम्र आई, तो 2014 के आसपास वो एक वोटर बन गए थे, एक अच्छे वोटर बन गए थे, जो सोच समझ के वोट किया था। बीज बोया गया राम आडवाणी के समय में, फसल काटी गई नरेंद्र मोदी के समय में। हाँ, उसके बाद अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो राम मंदिर कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था की बात थी, वो होना भी जरूरी था हिंदुओं के लिए। मुस्लिम अपना पक्ष कर रहे थे, मुस्लिमों के लिए भी जरूरी था। कानूनी लड़ाई चली, जिसकी जीत मिली वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको बता देते हैं, राफेल मुद्दा राहुल गांधी ले आया, क्यों वो नरेंद्र मोदी क्यों सफल है, वो चीज़ बताते हैं। सिंपल सा एक, मैं ज़्यादा लंबा चला जाता हूँ, मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कि यहाँ की गरीब मजदूर, उनके दिमाग में एक चीज़ भर दिया गया है कि मोदी पाकिस्तान को बांस के ले है, पाकिस्तान को बाप से भेंट करेले है, चीन को बाप से भेंट करेले है। इतना में ही खुश,
उसका घर में 200 रुपया पर डे नहीं आ रहा है कि परिवार ठीक से चलेगा। लेकिन नहीं भाई, मोदी को वोट देंगे, पाकिस्तान को बाप से भेंट करेले है। देखे थे अखबार में, टीवीओ पर चलता है बुलेटिन कि पाकिस्तान कर रहा है, बाप पाकिस्तान में ये हो गया महंगा, चीन में हो गया महंगा। उससे पब्लिक खुश है। उसको ये नहीं पता है कि चीन का बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ से होता है, कौन पीएम है, कौन क्या है, उसको कुछ पता नहीं है। दिमाग में भर दिया गया है। कांग्रेस क्यों असफल है बीजेपी की अपेक्षा? बीजेपी वही चीज़ को पकड़ती है जो प्रैक्टिकली सामने दिखता है। 3 तलाक के लिए पब्लिक रोड पे आ गई, महिलाएं विरोध में थी, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग विरोध में थे। ये सब चीज़ प्रैक्टिकली लोगों ने देखा। तो मैं ये चीज़ फैक्ट बताता हूँ हिंदी हो करके कि मुस्लिम को अगर परेशानी किसी मुद्दे के लिए हो रही है ना, और मोदी जी कर रहे हैं ना, तो अच्छा है। अच्छा, राफेल मुद्दा क्यों फेल हो गया राहुल गांधी का? क्योंकि राफेल को किसी को पता नहीं है। अगर ये कांग्रेस के वोटर है या कांग्रेस के वोटर हैं, इनसे पूछे राफेल का अर्थ इनको पता नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि राफेल किसी आपका कहना है कि कांग्रेस मुद्दे सही से नहीं उठा पा रही है, वो वैसी चीजें उठा पा रही है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। राम मंदिर का दिमाग मतलब क्या होता है कि घंटी बजाएंगे, राम मंदिर दिमाग में बन जाता है, घंटी बनाएंगे। इसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता है। राफेल कितने में आया, नहीं आया, किस देश आया, क्या मुद्दा, वो पब्लिक के दिमाग में नहीं गया। जो रिक्शा चालक के दिमाग में नहीं गया है, वो खेत में काम करने वाले मजदूरों के दिमाग में राफेल नहीं गया है। लेकिन खेत में काम करने वाले मजदूरों के दिमाग में राम मंदिर है। तो उसको पता है कि घंटी, राम मंदिर, रामायण, रामानंद सागर सीरियल देखे हुए हैं। हम भी जब जवान हुए, जब बच्चा से आए, तो जो दिमाग में आया, राम मंदिर नहीं बना है भारत में। शॉकिंग था मेरे लिए जानना। उस चीज़ को बोया गया था बीज बहुत पहले, तो स्वाभाविक है। और राफेल जैसे मुद्दे पे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी विपक्ष को। मोदी जी से अपेक्षाएं अभी भी युवाओं को है, अभी भी लोगों को है, इसीलिए बहुमत में है। और ऐसी भी स्थिति नहीं है कि वो गर्त में जा रही है बीजेपी। लेकिन समझने की आवश्यकता है, पब्लिक को अभी भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नहीं बेवकूफ़ बनाया जाता तो मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। रविशंकर प्रसाद आकर के भरी सभा में कहते हैं युवाओं के सामने में, फेसबुक चला रहे हो कि पीट अप। उनके मुँह से रोजगार के शब्द क्यों नहीं निकलते हैं? ग्राउंड स्तर पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिटरेसी का अभाव है। कोई भी दल हो यदि वो हमेशा से सिर्फ झूठ बोलते आया है। वो हमेशा से सिर्फ झूठ बोलते आया है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है पवन। क्या काम करते हैं? हम वैसे चलते हैं सड़क पर, अपना खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी, अच्छा, कृषक हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी नाम रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। वो अभी सही कहा हमारे विकास जी ने कि वो खाली झूठ बोलता है। कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 8 से 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। नरेंद्र मोदी का खेला है ये। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 15 लाख देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जियो को आगे करके 15-15 लाख लोगों को पैसा निकलवा दिया। यह है लुटवा दिया। जियो को आगे करके कैसे? जियो को आगे करके कैसे? इसलिए जियो को आगे ऐसे किया कि BSNL, अब सुना जाए, BSNL जो जिसमें एक रिक्शा चालक का भी हिस्सेदारी है, हमारी सार्वजनिक सरकारी कंपनी थी। अच्छा, एक रिक्शा चालक का भी हिस्सेदारी है, खेत में काम करने वाला मजदूर का भी हिस्सेदारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, जियो को दिया रिलायंस को। चूंकि गुजरात का मारवाड़ी है, वह गुजरात का मारवाड़ी है। नरेंद्र मोदी ने यह खेल किया कि जियो वालों को कहा कि फ्री में सिम बांट लो, सिम बंटवा दिया फ्री में। BSNL का सिम लोग फेंक दिया, BSNL की कंपनी खत्म हो गई और आज जियो का मोनोपोली चल रहा है इस देश पर। एक बात बताइए, आप लोग बताइए, ये किसी पार्टी के नेताजी तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये हालत बना के रखा है। रोजगार की बात होती है, अभी सही कहा हमारे कई साथियों ने कि आज बिहार का एक नेता है तेजस्वी जी या महागठबंधन के नेता हैं, वो यदि बोलते हैं कि हम 10 लाख नौजवानों को पहली नौकरी की कलम चलाएंगे मंत्रिमंडल का, तो उसमें सुशील मोदी जी और क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 10 लाख तो कुर्सी है ही नहीं, 10 लाख लोगों को लाके बिठाएगा कहाँ, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि 10 लाख लोगों को चाय पिलाने की पैसे है नहीं, फिर 10 लाख लोगों को कहाँ से चाय पिलाया जाएगा, मतलब तनख्वाह। अब हम पूछना चाहते हैं कि 19 लाख लोगों को आपने नौकरी देने का वादा किया है, किस आधार पर कहा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोला है, झूठ बोलता रहा है, और झूठ बोल करके हम जो भोले वाले लोग हैं बिहार देश का क्लाइमेट। भोले भाले जनता भी तो बटी हुई है ना भाई साहब। एक बात बता दें हम आपको, अभी कहा अभी आलू प्याज का जो रेट है कितना है,
किसने कर रहा है? सरकार ही ने कर रहा है। अगर सरकार रोक लगाए तो नहीं रुकेगा। सरकार जो चाहेगा वो होगा। लेकिन अभी आलू प्याज के हम गरीब को कैसे खा पाएंगे? कैसे खा पाएंगे? आप ही लोग बताइए। इतने महंगा कर दिया है। इतने कौन कर दिया है? गरीबों को नमक आलू प्याज खरीदने का ताकत नहीं है, भूखे मर रहा है। इस तरह का महंगाई कर दिया है। 1 किलो आलू खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, अभी 1 किलो प्याज खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। मैं ये कह रहा था, एक सेकंड, मैं ये कह रहा था कि आप जिस मिथिला की भूमि पर अभी खड़ी हैं, ये मिथिला आदि काल से संपन्न और संप्रभु क्षेत्र रहा है। मतलब मुगल शासन काल में भी, अंग्रेज शासन काल में भी मिथिला क्षेत्र बहुत समय तक किसी के अधीन नहीं रहा था, संप्रभु क्षेत्र रहा था। यहाँ के लोगों के पास स्वरोजगार थे, सब कुछ थे। मिथिला पूरे आर्यावर्त को, पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से मिथिला क्षेत्र इतना धनी था कि पूरे देश को दिशा देने का काम करता था। और वो मिथिला क्षेत्र आज के समय में सुशील मोदी कहते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं आ सकते हैं, यहाँ के लोगों को पलायन ही एक विकल्प है। क्योंकि कितना रोजगार देते हैं? इतने महंगा प्याज हो रहा है, कौन गरीब खरीद सकता है? कौन खा सकता है? आलू का भाव देख लो, प्याज का भाव, हर तरह का सब्जी देख लो। आपके घर में कितने दिनों से प्याज नहीं खरीदी गई? आप प्याज खरीद रहे हैं या प्याज खरीदना छोड़ दिया? खरीदेंगे, इतने पैसे कहाँ से हम खरीदेंगे? पैसे होगा तब नहीं इतने महंगा खरीदेंगे। इतने महंगा कैसे खरीद पाएंगे? ये लोग लुटेरे लोग जो हैं, मुफ्ती मोहम्मद 370 फारूक अब्दुल्ला को नहीं मिला। दारू जिसको पीना है उसको नीतीश कहे कि अब नहीं पियो। सारा चोरी करके रांची जेल में, यहाँ पर 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से आएगा? नीतीश ने बंद करवाया, दारू फ्री करवा दिया। क्या कह रहे हैं? झूठों को खदेड़ना इस बार लोग मन बन चुका है। मोदी इतना काम कर दिया है बिहार ने, एहन सरकार आज तक हम अपना उम्र ने नहीं देखा। अभी देखा है मोदी के। रह गया नीतीश रह गया तो गांव वहाँ के दारू बेचना के शुरू कर दिया है। रह गया तो कहता है नौकरी देंगे, नौकरी कितना के देगा? आप कह रहे हैं कि आप मोदी जी के कामकाज से खुश हैं, नीतीश के कामकाज से असंतुष्ट हैं? हम मोदी के हैं। मोदी जी के कामकाज से खुश हैं आप कह रहे हैं? हाँ खुश, हाँ मोदी के हम खुश हैं। सरकार की कमी है, आलू प्याज का दाम कम से कम नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी को हटाना है, झूठे को भगाना है। यादव को सरकार बनाना है। हम लोग इस बार यादव को सरकार बनाएंगे। 15 साल बिहार डिस्कशन क्या कहना? देखिए, सरकार कोई भी खराब नहीं है, अपनी जगह सब ठीक ठाक है। नहीं, जनता भी है खराब। हमारा कहना में जो अभी से लेकर 20 साल 25 साल से लेकर अभी तक कोई भी सरकार बना, लेकिन ये नाला नहीं बना। अब प्लस नाला नहीं बना, सरकार उल्लू बना के जनता को बेवकूफ़ बना। पहले बोलने दीजिए, फिर हमको बोलने। नाला नहीं बना, सोचिए। रोजगार, राष्ट्रीय मुद्दे, ये सारी चीज़ें, कोरोना वैक्सीन, 10 लाख 19 लाख सरकारी नौकरियां, सारी तमाम बातें। और उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो रहा है एक शिकायत से कि देखिए हमारे यहाँ का नाला नहीं बना इतने साल में, है ना। तो अभी बहुत बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्त, बड़ी लंबी बातचीत हो गई है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, यहाँ का रोड जो है भोली भाली जनता को ढलवा देता है रोड। उसको कामकाज करवाने का मतलब अपने गांव के कामकाज कैसे किया जाता है पर्सनली, उसको इतना अभी तक नहीं है पता भोली भाली जनता। मैं समझ गई कि आप कह रहे हैं जनता भोली भाली है जी, नेता ठग रहे हैं। अच्छा। देखिए, अभी तक हाँ, मैं समझ गई कि नाला नहीं बना, वो सड़क नहीं बनी, और भी नाले कुछ आप गिनाएंगे, सड़क गिनाएंगे जी। आप इस बातचीत को चाहिए मुझे। आपको न्यू सीएम चाहिए। कौन है आपकी नज़रों में अच्छा सीएम कैंडिडेट? युवा सरकार। कौन है वो युवा सरकार का प्रतिनिधित्व? और कौन? तेजस्वी। अच्छा, अपने अपने समर्थन है, अपने अपने नेता हैं, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन फिर बात वही कि नाला नहीं बना, सड़क नहीं बनी। ये था बेनीपट्टी का लोहिया चौक। और चलते हैं और भी जगहों पर। सॉरी दोस्त, लंबी बातचीत हो गई, वही सारांश निकल कर आ चुका है। और भी जगहों पर जाएंगे और भी इलाकों में।
दिखाएंगे क्या सोचते हैं वहाँ पर लोग, क्या है जीवन। वो बार बार आ रहे हैं। हाँ, तो देखने के लिए शुक्रिया। मैं कैमरे के इस तरफ स्वाति और मेरे साथ मेरे साथी अमितेश।